हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। तो दोस्तों, आपका स्वागत है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। यस दोस्तों, एफवाई बीकॉम फर्स्ट ईयर बीकॉम की बात कर रहे हैं हम पुणे यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हिच इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड कंपलसरी सब्जेक्ट। सो नॉर्मली इकोनॉमिक्स थ्योरी सब्जेक्ट होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत लाइटली लेते हैं। मतलब कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, एक एटीट्यूड होता है बच्चों का कि थ्योरी सब्जेक्ट है तो आराम से हो जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे। दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म की सोचे तो सिर्फ पास होने का सोचोगे, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली नॉलेज के लिए जाओगे। नॉलेज के लिए सोचोगे कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नॉलेज मतलब पूरे कंसेप्ट समझ के लेना है, और वो सिर्फ रीडिंग से पॉसिबल नहीं है। यस दोस्तों, मार्क माय वर्ड्स, हम मतलब पूरी तैयारी आपसे जो करवा के लेंगे इकोनॉमिक्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फील बहुत अलग रहेगा। और इवन दो यू आर कंफ्यूज इन दिस डिसीजन, तो आप डेमो लेक्चर अटेंड कर सकते हो। और आज लेक्चर नंबर 1 है डेमो लेक्चर। तो पहली बात तो ये बता दूं, डेमो लेक्चर का कंसेप्ट क्या होता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि डेमो लेक्चर अलग और एक्चुअल में क्लास शुरू हुआ वो अलग। अरे नहीं नहीं दोस्तों, ये रेगुलर क्लास स्टार्ट हो चुका है, रेगुलर टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बस स्टार्टिंग के 4 लेक्चर, दैट इज डेमो लेक्चर्स। ओके, मतलब ये वापस नहीं सिखाया जाने वाला, दिस इज रेगुलर पार्ट। अभी से स्टडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम डे 1, अभी से हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें भी कुछ फर्क है दोस्तों। 11th 12th में भी इकोनॉमिक्स था और अभी भी इकोनॉमिक्स है। सेम सब्जेक्ट वापस वापस आ रहा है सर। 11th में भी था, 12th में भी था, एफआई में भी है, मतलब इवन फर्स्ट सेमेस्टर में भी था और अभी सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो सर क्या क्या बार बार क्यों चल रहा है, सेम सब्जेक्ट क्यों आ रहा है? दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, सब्जेक्ट सेम है, मतलब सिर्फ नाम सेम है, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन उसका इन डेप्थ जो है नॉलेज, जो कंसेप्ट, वो सेम नहीं है। अभी डेप्थ बढ़ते जा रही है, नॉलेज कंसेप्चुअल जो चीजें हैं वो बढ़ती जा रही है टाइम बाय टाइम, ठीक है। दूसरी चीज, हम ऐसा इकोनॉमिक्स सीखने जा रहे हैं जो बिजनेस से ओरिएंटेड है। दोस्तों, पहले पूरी यूनिवर्सिटी में जो 2 कोर्सेस है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेस है, लेकिन जो बीकॉम, एक बैचलर ऑफ कॉमर्स और दूसरा बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो नॉर्मली ये 2 जो कोर्सेज थे, नॉर्मली दोनों में से एक ऑप्ट करते हैं 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स। सो बीबीए ये बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स हो जाता है, उसके नाम में भी है बिजनेस, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो वहां पे सब सब्जेक्ट बिजनेस ओरिएंटेड थे। फिर बिजनेस अकाउंटिंग होगा या बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा, तो ऐसे बिजनेस ओरिएंटेड चीजें थी। लेकिन ग्रेजुएशन में, ये बीकॉम में, पहले बिजनेस ओरिएंटेड इतना सिलेबस नहीं था। मतलब सिलेबस था, इट वाज आल्सो गुड, बट वो सब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड नहीं था, ठीक है। बट नाउ जो न्यू पैटर्न आ चुका है, मतलब आपके लिए ऑफ कोर्स ओल्ड है, 2 साल से ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है। सो ये जो न्यू पैटर्न आया हुआ है, जिसमें हम जो सब्जेक्ट सीखते हैं, अकाउंटिंग है तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। सर, ये इकोनॉमिक्स सीखने का लाइफ में कुछ फायदा भी होता है क्या? बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है ना स्कूल्स में, मतलब ऐसे स्कूलिंग में जो कुछ फॉर्मूले सीखे थे, तो बहुत बार ऐसा लगने का कि ये फॉर्मूला कब काम में आएगा जिंदगी में, ठीक है। ये पाइथागोरस सीख रहे हैं, ये चीजें सीख रहे हैं, सीख तो रहे हैं, याद रखना पड़ रहा है, काम बढ़ रहा है साला दिमाग का, उधर खर्च कर रहे हैं हम नॉलेज, लेकिन ये लाइफ में काम में आएगा क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। सो मैं आपको ये बता दूं, इज वेरी फॉर्चून यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको ऐसा सिलेबस मिल रहा है दोस्तों, कि जो बिजनेस ओरिएंटेड है, जो रियल लाइफ ओरिएंटेड है, और रियल लाइफ में आपको एक काम में भी आने वाला है। नो डाउट थ्योरी है, मतलब पॉइंटर रहेंगे, कुछ याद रखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ रट्टा कर लिया मतलब हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, ये गलत है। ये सब्जेक्ट हमें कंसेप्चुअली सीखना है। अगर इकोनॉमिक्स में कुछ नाम दिया है तो उसका मतलब क्या, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या, उसका डेफिनेशन, तो बुक में मिल जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन, मीनिंग हम आपको डिटेल में समझाएंगे। दूसरी बात, इसकी जो नोट्स है, आपको कलरफुल नोट्स मिलेंगी, वो भी पीपीटी फॉर्म में, ठीक है। अगर आपने कोर्स बाय कर लिया है, अगर नहीं किया, कोर्स बाय कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है हमारे एप्लीकेशन का, केकेसीए जो एप्लीकेशन है हमारा प्ले स्टोर पे, वो अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो वहां पे स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको, और स्टोर सेक्शन में आपको कोर्सेज मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट। ओके, सो एफवाई बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम का जो
कोर्स रहेगा, उसमें ये सब आपको वीडियोस मिलेंगे जो आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो, और इसी के साथ साथ आपको मिलेंगे प्रिंटेड नोट्स। यस दोस्तों, अगर आप कोर्स बाय करते हो, वेदर यू आर फ्रॉम एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हो, तो आपके लोकेशन पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, कलर नोट्स, और वो भी पीपीटी फॉर्म में। देखो, थ्योरी सब्जेक्ट में बोर हो जाता है। क्यों बोर होता है? क्योंकि मतलब वहां पे कोई, देखो अगर हम बात करें मूवी देखने की, ठीक है, और हम बात करें बुक पढ़ने की, जो बुक हमने लाइफ में कभी पढ़ा हुआ है और उसी बुक पे मूवी बन जाए, ठीक है, बुक तो हम भूल जाते हैं लेकिन मूवी की स्टोरी नहीं भूलते, वो तो याद रह जाती है और देखने में मजा भी आता है, राइट? क्योंकि वहां पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वहां पे वही चीज है बुक में जो थी, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो यही प्रेजेंटेशन का हम डिफरेंट तरीका आपके लिए लेकर आए हैं, दैट इज इन पीपीटी फॉर्मेट, जहां पे आपको पिक्चर्स से एग्जांपल देके, फोटोज दिखा के, वीडियोस दिखा के, आपको इंटरेक्टिव या रियल लाइफ एग्जांपल्स देके ये एक एक चीज आपको समझाई जाएगी। ओके, तो दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। सो आपको तो अटेंड करना ही है, और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो डेफिनेटली आपके सब फ्रेंड्स को भी आपको सजेस्ट करना है, डू बाय दिस कोर्स, do buy this course and get conceptual clarity and good marks in exams. Okay, so दोस्तों आज का बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर का हम करते हैं स्टार्ट आफ्टर एंजॉयिंग फ्यू सेकंड्स ऑफ म्यूजिक। सो लेट्स एंजॉय। Yes friends, so start with first chapter. Yes, केके कॉमर्स एकेडमी देख लिया, अब देखते हैं एक्टिव नोट्स। यस दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 1, कॉस्ट एंड रेवेन्यू बाय सीए कुणाल कटारिया। तो आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन। कॉस्ट एंड रेवेन्यू, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो लाइफ में कहीं ना कहीं सुना होगा। कॉस्ट मतलब क्या? खर्चा लगा बनाने को। एग्जैक्टली खर्चा, कॉस्ट मतलब खर्चा सिंपल टर्म्स में, और रेवेन्यू बोले तो इनकम, जो पैसा मिला। इनकम, जो पैसा हमें मिला है। यस दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, कॉस्ट मतलब खर्चा, रेवेन्यू मतलब इनकम, लेकिन डिटेल में हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू के कंसेप्ट समझेंगे, एक 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 उसके टाइप्स वगैरह क्या है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो चैप्टर नंबर 1 में कॉस्ट एंड रेवेन्यू, तो ये पूरा टॉपिक जो है, पूरा टॉपिक, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो रहेगी कंसेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो कॉस्ट का कंसेप्ट और उसके जो टाइप्स है वो देखेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तीनों में क्या रिलेशनशिप है वो देखा जाएगा। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट कर्व्स इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। कॉस्ट कर्व दोस्तों, कॉस्ट कर्व, कर्व मतलब वो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ में कर्व ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, वो कर्व समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए हम एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, 100% तन और मन लेकर साथ में लेक्चर में बैठिए, तो आपको कर्व समझेंगे। अदरवाइज डायग्राम समझना इज नॉट दैट मच इजी थिंग। सिर्फ डायग्राम देख लिया और समझ के ऐसा नहीं होने वाला, डायग्राम एग्जैक्टली कैसे डिराइव हुआ वो आपको लेक्चर से ही समझेगा, ठीक है। लास्ट इज कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो मतलब कॉस्ट में भी वही दिया है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और रेवेन्यू में भी सेम, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये कंसेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। सो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, कंसेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट। यस दोस्तों, सो यस, ओके,
ओके, कंसेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सो देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इन शॉर्ट कॉस्ट। सिंपल, अगर हम कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर जो खर्चा कर रहे हैं दैट इज कॉस्ट। सर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, पहले तो ये समझाइए। दोस्तों, याद रखना, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले लैंड। अगर हम किसी की लैंड यूज करते हैं उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। एग्जैक्टली, रेंट पे करेंगे। उसके बाद अगर हम लेबर यूज करें तो उसको क्या पे करना पड़ता है? वेजेस पे करने पड़ते हैं। अगर हम किसी का कैपिटल मतलब पैसा यूज करें तो उसके बदले हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट। ओके, और जो एंटरप्रेन्योर है मतलब जो बिजनेस का ओनर है उसको रिटर्न में क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो ये जो कॉस्ट है, अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वॉच। ठीक है, अभी वॉच की फैक्ट्री मेरी, तो वॉच बनाने के लिए मटेरियल लगेगा। ठीक है ना, ये मेटल होगा, स्टील होगा, जो भी मटेरियल है तो ये मटेरियल लगेगा। अरे यार, सिर्फ मटेरियल लाके रख दिया ऑटोमेटिक वॉच बन गई, ऐसा तो नहीं होगा यार। उसके लिए हमें साथ में लेबर लगेगा काम करने के लिए। सो लेबर्स, नंबर ऑफ लेबर्स, तो जिनको हम वेजेस पे करेंगे, तो चलो एक जगह पे आ गया मटेरियल, साथ में आ गया लेबर, पैसा। अरे ये सब चीजें आएगी कैसे? विदाउट पैसे पॉसिबल ही नहीं है। तो कैपिटल इज मस्ट, कैपिटल के सिवा बिजनेस नहीं चलेगा। और ये सब कुछ करने वाला भी तो एक पर्सन चाहिए। अरे लेबर को लाया, मटेरियल को लाया, पैसे को लाया, किसने लाया? एक पर्सन ने लाया, जिसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो अगर कोई पर्सन सोचेगा ही नहीं कि बिजनेस करना है, सपोज आज के डेट में टाटा कंपनी में सपोज 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लेकिन अगर टाटा कंपनी ही ना होती, अगर टाटा की कंसेप्ट ही ना होती, अगर वो कंपनी स्टार्ट ही ना करते, ऑब्वियसली ये सब एक चीजें मतलब एक जगह पे आती नहीं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब होता ही नहीं। तो ये सबको रिटर्न चाहिए, ये होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इनको जो रिटर्न्स में हम देते हैं, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये बिजनेस के लिए कॉस्ट है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, प्रोड्यूसर रिसीव पेमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ओके, और अपोजिट साइड देखिए, ये तो एक्सपेंस की बात हो गई। वैसे प्रोड्यूसर को पेमेंट मिलता भी है। कैसे? गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करते हैं ना, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया वो सेल करेंगे और सेल करके पैसा मिलेगा, तो ये हो गया इनकम। सच सेल प्रोसीड्स आर रेफर्ड टू एज रेवेन्यू इन इकोनॉमिक्स। और ये जो सेल प्रोसीड्स है, सेल प्रोसीड्स मतलब सेल करके जो पैसा मिला उसे बोलते हैं सेल प्रोसीड्स। तो सेल करके जो पैसा मिला ये है बिजनेस के लिए रेवेन्यू। ओके, सो ध्यान से देखो, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, accumulation, examination, manipulation of cost data for comparison and projection is known as cost analysis. accumulation मतलब कलेक्ट करना। अभी मुझे बिजनेस में मल्टीपल एक्सपेंस होते हैं ना, तो सबको कलेक्ट किया, दैट इज एक्यूमुलेशन। उसके बाद एग्जामिनेशन, उसका स्टडी करना, एग्जामिनेशन दैट इज स्टडी करना, एंड मैनिपुलेशन ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट का मिक्सचर करना। सो कोई भी चीज अगर हम बनाना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी कॉस्ट का हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, इसे बोलते हैं कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है। द एम ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कोई भी प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है? अरे अपना सपना मनी मनी, प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द डिफरेंस, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अरे आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये रहा तो लॉस। क्यों लॉस? क्योंकि खर्चा ज्यादा हो गया ना। आमदनी दैट इज इनकम ज्यादा होना चाहिए, तो इनकम को ही यहाँ पे नाम होता है रेवेन्यू। सो रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है ये रहेगा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अमाउंट्स टू मैक्सिमाइजिंग डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। देखो दोस्तों, हम जब रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस बढ़ा पाएंगे तभी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। बिजनेस क्या ट्राई करेगा? रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो और कॉस्ट कम से कम हो, तो ये डिफरेंस जितना बड़ा है उतना मेरा प्रॉफिट रहेगा।
मान लो अगर मुझे 10 लाख रुपए फीस का कलेक्शन हुआ और मेरा खर्चा सिर्फ 2 लाख है, तो 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। ओके, अगर मैं प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं फीस का रिसीट बढ़ाऊं, मतलब सपोज 10 की जगह 12 लाख का कलेक्शन हुआ और 2 लाख खर्चा है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट 12 लाख ही आएगा, सॉरी 10 लाख आएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या फिर अगर 10 लाख ही रेवेन्यू है तो कॉस्ट कम कर दो। अगर मैं कॉस्ट, मेरा खर्चा 2 लाख से 1 लाख पे आ गया, क्या बात है सर, आपका प्रॉफिट तो 9 लाख हो जाएगा 8 लाख से। कहने का मतलब ये, आइदर आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए या कॉस्ट कम होना चाहिए, ये जो डिफरेंस रहेगा ये रहेगा प्रॉफिट। नाउ व्हाइल द लेवल ऑफ रेवेन्यू इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। देखो दोस्तों, नॉर्मली रेवेन्यू कैसे डिसाइड होता है? बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब क्या? अरे अपना प्रोडक्ट लोग लेंगे कितना, डिमांड, जो अपन प्रोडक्ट तो बेचना चाहते हैं, हमारी तो इच्छा है कि भाई हर पर्सन, दुनिया में हर पर्सन अपना ही प्रोडक्ट ले, लेकिन भाई लोग सोसाइटी में जो लोग हैं, जो आपके एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर वॉट एवर, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में जो भी है, जो आपका प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो आपको रेवेन्यू होता है। सो एक इस पे डिपेंड है मार्केट फैक्टर्स पे। लेकिन कॉस्ट जो है, कॉस्ट कैन बी ब्रॉट डाउन बाय प्रोड्यूसिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट यूजिंग द लीस्ट इनपुट्स। देखो इनकम हम डिसाइड नहीं कर सकते, इनकम डिसाइड करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट है हम किस पे, मार्केट पे। अरे हम तो प्रोडक्ट बेचने ही बैठे हैं भैया, लेकिन प्रोडक्ट लेने वाला कौन है? ओके, सो इट इज अनसर्टन। लेकिन कॉस्ट हम कम से कम कर सकते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं कि कॉस्ट कैसे कम करें, तो डिफरेंस रहेगा प्रॉफिट। ओके, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी में दोनों भी कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कॉस्ट का भी रेवेन्यू का भी। दे एग्जिबिट, इसकी वजह से हमें क्या समझता है, दे एग्जिबिट नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर हमें कॉस्ट का भी पता हो, रेवेन्यू का भी पता हो, तो हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। So we can calculate profit or loss earned by the firm, but also in price और आउटपुट डिटरमिनेशन। तो हम प्राइस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लो अभी ये जैसे कि माउस है, ठीक है, अभी ये माउस में सेल करना चाहता हूँ, ये कितने में सेल किया जाए? अगर मुझे पता ही नहीं कि ये बनाने में कॉस्ट कितना लगा, खर्चा कितना लगा। जब मैंने बताया सर ये बेचना चाहिए 500 में, और मैंने आपको बोला ये प्रोड्यूस करने में 700 रुपीज लग रहे हैं, सर 700 हमें लग रहा है, तो सर 1000 रुपए में बेचना चाहिए, आंसर चेंज हो गया ना। हम कैसे डिसाइड करेंगे सेलिंग प्राइस? पहले उसका कॉस्ट तो पता होना चाहिए। सो हमें अगर कॉस्ट पता हो तो प्रॉफिट, प्रॉफिट का तो कैलकुलेशन हुआ ही, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस डिसाइड कैसे करें वो भी डिपेंड रहेगा कॉस्ट पे। सो रैशनल प्रोड्यूसर, जो रैशनल प्रोड्यूसर है, मतलब जो समझदार प्रोड्यूसर है, दे कैन चूज द प्रोडक्शन डिसीजन थ्रू द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। तो जो भी प्रोड्यूसर है वो दोनों चीज के बारे में सोचता है, कॉस्ट कितना, रेवेन्यू कितना। अगर कोई मुझे बोले कि सर ऐसा ऐसा बिजनेस है, आप पैसा इसमें डालो एकदम जबरदस्त, 100 रुपए में चीज खरीदो और 90 रुपए में बेच दो, क्या भाई होश में है क्या? 100 में ले लो, 90 में बेच दो, नहीं नहीं, बहुत नाइंसाफी है। डेफिनेटली आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करने ही नहीं वाले। तो कोई भी प्रोड्यूसर ये चीजों के बारे में सोचता है, ओवरऑल कॉस्ट कितना रहेगा, रेवेन्यू कितना रहेगा, और ये चीजों के बारे में सोच के डिसीजन लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड्स द फ्लोर टू प्राइसिंग। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आया उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, मैंने आपको बताया माउस प्रोड्यूस करने में कितने रुपए लगे, 500 रुपीज कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 रुपीज। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 500 रुपीज प्रोडक्शन का कॉस्ट है, मतलब 500 के नीचे बेचना नहीं है, तो कंफर्म है। तो इट इज फ्लोर, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द फ्लोर टू प्राइसिंग। फ्लोर मतलब लोअर ना, हम जहां पे खड़े नीचे लोअर बोले तो फ्लोर, तो फ्लोर मतलब मिनिमम लेवल जिसके नीचे हम बेचने नहीं वाले। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हमें ये भी पता चलता है प्राइसिंग का फ्लोर लेवल क्या है। अगर कोई अपना रिलेटिव भी आ जाए या फिर कोई बहुत ही ज्यादा बार्गेनिंग कर रहा है, हम बोल रहे हैं 700 का माउस है, लेकिन नहीं नहीं हमको कम में चाहिए, कम में चाहिए, ठीक है कम कर करके कितने में देंगे, 500 के नीचे तो नहीं देंगे। ये हमें कैसे समझा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। इट प्रोवाइड्स फ्लोर टू द प्राइसिंग। नेक्स्ट, इट हेल्प्स मैनेजर टू टेक करेक्ट डिसीजन।
देखो अगर मुझे कॉस्ट के बारे में पता हो, मैं मैनेजर हूँ, मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, तो मैं डिसीजन प्रॉपरली ले सकता हूँ। कैसे डिसीजन सर? फॉर एग्जांपल विच प्राइस कोट, कोटेशन दिया जाता है ना। सपोज आप फर्नीचर बनाना चाहो तो आप कारपेंटर के पास जाओगे, ठीक है सर हमको कार थोड़ी पेंट करनी है अरे नहीं नहीं दोस्तों, कार पेंट नहीं करते, लेकिन फर्नीचर का जो काम करते हैं उसे कारपेंटर बोलते हैं, सुतार ना, ठीक है मराठी में जिसे हम सुतार बोलते हैं। तो हम कारपेंटर के, दैट इज फर्नीचर वाले के पास गए और उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा चाहिए हमें, यहाँ पे कबर्ड चाहिए, यहाँ पे सोफा चाहिए, यहाँ पे टीवी चाहिए, सब कुछ उसको रिक्वायरमेंट बता दिया। रिक्वायरमेंट बताने के बाद वो आपको क्या देगा? कोटेशन। कोटेशन कैसे देगा? पहले तो वो कॉस्ट के बारे में सोचेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं सर ज्यादा हो गया, अरे सर मेरा मटेरियल का कॉस्ट ही इतना है, वो बोलता है ना, तो मटेरियल का कॉस्ट ही इतना है, लेबर को इतना पैसा देना पड़ता है, मतलब उसने कॉस्ट के बेसिस पे कोटेशन दिया। ओके नेक्स्ट, और क्या हेल्प होती है देखो कॉस्ट की? वेदर प्लेस अ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर इनपुट और नॉट। ओके अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो उसका ऑर्डर प्लेस करें या ना करें, फिर डिसीजन ले सकेंगे अगर हम उसके कॉस्टिंग के बारे में प्रॉपरली पता हो तो। नेक्स्ट, वेदर टू अबंडन, ये जो अबंडन जो है ना, इसका मतलब क्या है? क्लोज डाउन, बंद करना। वेदर टू अबंडन इज क्लोज और ऐड अ प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। देखो फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल 4 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं फाइल्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फाइल वो अपने स्टेशनरी वाला पार्ट, फाइल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइटिंग पैड भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, साथ में स्टडी टेबल भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और एक है सोप, खाने वाला सोप, ठीक है, बड़ी सोप, वो भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। 4 प्रोडक्ट है अलग अलग। अब मुझे देखना ये है कि कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू किया जाए या कौन सा प्रोडक्ट बंद किया जाए। जब मैंने डिटेल में एनालिसिस किया तो पता चला रहे यार सोप में बहुत प्रॉफिट है, सोप का जो बिजनेस है उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, तो मैंने क्या करना चाहिए? उसको एक्सपांड करना चाहिए। सर ऐसा करो और 2-4 सोप ऐड कर दो, उसमें फ्लेवर लेके आ जाओ। अगर आप सिर्फ बॉडी का सोप बेच रहे हो तो सर कपड़े का भी सोप बेच दो, या फिर बर्तन का भी सोप बेच दो। तो ये मुझे कब पता चला? जब मुझे कॉस्ट के बारे में, जब मुझे पता चला कॉस्ट और रेवेन्यू कंपेयर किया, अरे इस बिजनेस में प्रॉफिट है, ये एक्सपांड करना चाहिए। अरे यार ये राइटिंग पैड वाला बिजनेस तो लॉस में चल रहा है, राइटिंग पैड का बिजनेस क्लोज करना चाहिए। ये मैं कब समझ सकता हूँ? ये प्रॉपर डिसीजन कब ले सकता हूँ? जब मुझे कॉस्ट के बारे में पता, ठीक है। टॉपिक तो हम सीख रहे हैं, कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर का नाम ही है। कॉस्ट का मतलब भी आपने बोल दिया स्टार्टिंग में, खर्चा, लेकिन कॉस्ट का इंपॉर्टेंस भी तो समझना चाहिए ना, क्यों ये टॉपिक दिया। तो ये मैनेजर, एज अ मैनेजर हमें ये डिसीजन लेने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर। दोस्तों आप अभी फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हो, फ्यूचर में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी बड़ी कंपनी में जॉब पे लग जाओ एज अ मैनेजर, या फिर खुद की बड़ी कंपनी हो, तो डेफिनेटली आपको ये चीजों के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिसीजन लेते टाइम आपको कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। और रियलिटी में बताओ ना, ये आप एवरीडे सोचते हो कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट के बारे में आप हर दिन सोचते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप ऐसा कुछ कंसेप्ट यूज कर रहे हो। अभी सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से 500 किलोमीटर पे जाना चाहता हूँ, एक प्लेस है, सिटी है, वहां पे जाना चाहता हूँ, ऑप्शन क्या है? बस से जा सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन है ट्रेन से जा सकता हूँ, तीसरा ऑप्शन है कैब या फिर कार बुक करके जा सकता हूँ। अब ये तीनों ऑप्शन में हम क्या सोचेंगे? सबसे पहले कॉस्टिंग, बराबर ना, किसका खर्चा कितना है। अरे यार ट्रेन तो बहुत सस्ता है, टेंशन ही नहीं है, मस्त जाएंगे ट्रेन में, एसी बुक कर लेंगे लगे तो भी पड़ रहा है भाई, बहुत सस्ता है। ये मुझे कब पता चला? जब मैंने कॉस्ट कंपेयर किया। तो आप भी ये डेली लाइफ में करते हो ना, इसका मतलब कॉस्ट का स्टडी आप भी करते हो, लेकिन फिलहाल हम मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में इसका हेल्प होता है। नेक्स्ट, वेदर टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? मान लो फिलहाल हम 1 लाख स्टडी टेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें अच्छा प्रोडक्शन, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और भी डिमांड है लोगों की, तो भाई हमने प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और 2-3 क्लाइंट बनाओ, 1 लाख नहीं 5 लाख हम स्टडी टेबल बनाएंगे, तो ये एम रहेगा। लेकिन अगर अपने को दिख रहा है कि भाई आजकल ना स्टडी रहा ना टेबल, बच्चों की दुनिया हो चुकी है ऑनलाइन, तो काहे को चाहिए स्टडी टेबल? डिमांड ही नहीं, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, लेने को ही नहीं आ रहे, बोनी नहीं हो रही सुबह से, तो क्यों प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन वाला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम करना, तो हम प्रोडक्शन लेवल यहाँ पे कम कर देंगे। नेक्स्ट देखो और डिसीजन क्या है, वेदर और नॉट टू यूज आइडल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी मतलब वेस्ट हो रही है कैपेसिटी, ठीक है। मान लो 500 स्क्वायर फीट, छोटा एग्जांपल दे दिया मैंने, 5000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री मेरा, और वो पूरा फैक्ट्री यूज नहीं हो रहा है फिलहाल, 5000 स्क्वायर फीट का फैक्ट्री है, उसमें से सिर्फ 3000 स्क्वायर फीट में काम चल रहा है, बाकी तो पड़ा हुआ है, तो वो क्या हुआ, आइडल पार्ट हुआ, उसका यूज करे या ना करे ये भी हमें सोचना पड़ेगा। मान लो मेरी फैक्ट्री 12 घंटे चल रही है, मैंने सोचा कि दूसरी भी शिफ्ट शुरू करते हैं, होते हैं ना 12 घंटे की शिफ्ट, ऐसे तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, ठीक है। तो चलो 12 घंटे की एक शिफ्ट है, सपोज मैं सोच रहा हूँ कि नाइट शिफ्ट भी शुरू करें, लेकिन भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर हम नाइट शिफ्ट स्टार्ट करें तो लेबर भी तो डबल हो जाएंगे, तो खर्चा भी तो डबल हो जाएगा, लेकिन रेवेन्यू होगा क्या नहीं डबल, वो भी तो देखो, एक्सपेंस डबल हो जाए लेकिन अगर इनकम नहीं बढ़ा तो क्या फायदा। तो हमें सोचना पड़ेगा, आइडल कैपेसिटी है, कैपेसिटी आइडल है, पड़ी हुई, मतलब फैक्ट्री तो मैंने अगर रेंट पे लिया तो 24 घंटे का रेंट है ना, ऑफ कोर्स मैं कितने भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा उससे रेवेन्यू जनरेट होगा या नहीं होगा, वो सोच के मैं डिसीजन लूंगा वेदर टू बाय। लास्ट में देखो वेदर टू बाय और मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो मैनेजमेंट टीम सोच के लेती है, हमें कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए या बाय करना चाहिए। अभी फॉर द पर्पस ऑफ दिस विल टेक द एग्जांपल ऑफ महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी क्या बनाती है, कार्स बनाती है, ठीक है, यस बहुत सारे व्हीकल है उनके, ठीक है, तो फिर ट्रैक्टर वगैरह की कैटेगरी में भी है उनके, और हाँ हेवी व्हीकल्स भी है और लाइट मोटर व्हीकल्स भी है, मतलब हम जैसे पैसेंजर भी जा सकते हैं, तो गुड्स कैरियर वाले अलग और पैसेंजर वाले अलग, ठीक है। तो फिलहाल हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कार, महिंद्रा की कार, ठीक है, जो पैसेंजर वाली जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, 4 लोग 5 लोग 6 लोग जा सकते हैं। सो अब सवाल ये है, कार प्रोड्यूस करते हुए उनको कुछ रॉ मटेरियल भी लगता होगा, अरे सर कितना कुछ कुछ लगता होगा, उनको डोर लगेंगे, उनको ग्लासेस लगेंगे, उनको इंजन लगेगा, उनको स्टीयरिंग लगेगा, उनको फाइबर लगेगा, उनको सीट लगेगा, उनको और क्या क्या चाहिए, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब सवाल ये है, महिंद्रा सोच रही है हम स्क्रू स्क्रू तो रखते हैं ना, जो भी चीजें टाइट करनी वगैरह स्क्रूज की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम स्क्रूज भी बनाते हैं, स्क्रूज नट बोल्ट जो भी हम अलग अलग नाम से जानते हैं, तो चलो भैया अपन नट बोल्ट की फैक्ट्री डालते हैं। अरे लेकिन फैक्ट्री डालने में खर्चा कितना है यार, ऐसा तो आप बोलोगे डोर बनाने है, डोर की एक फैक्ट्री, टायर चाहिए, टायर के लिए एक फैक्ट्री, ग्लास भी है तो ग्लास के लिए एक फैक्ट्री। महिंद्रा का काम क्या है, कार बनाना है, ये टायर बनाना ग्लास बनाना नहीं, समझ रहे हो, ये प्रोड्यूस करने का काम नहीं, उनका फोकस सिर्फ कार प्रोडक्शन पे है। तो वो क्या करते हैं, बेटर भाई टायर वाले से टाइप कर लो, तो बोल दो भाई मुझे 10,000 टायर चाहिए, डोर वाले को बोलो भाई मुझे 10,000 20,000 50,000 जो भी है उसको क्वांटिटी बोल दो, उससे बाय कर ले। तो अब ऐसे सिचुएशन में दो ऑप्शन है, वेदर टू मैन्युफैक्चर और बाय, हम खुद मटेरियल बाय करें या मैन्युफैक्चर करें, इसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये डिसीजन लेते टाइम हमें सोचना पड़ेगा कि क्वांटिटी कितना है, मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि हम जिससे स्क्रू जो ले रहे हैं ना उसका बिल हो रहा है महीने का ₹1,00,000, ठीक है, मतलब साल भर के 12 लाख रुपए इतने स्क्रूज हम ले रहे हैं नट बोल्ट वगैरह, लेकिन अगर हमने खुद ने फैक्ट्री सेटअप किया तो उसमें 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अरे यार 2 करोड़ रुपए अटकेंगे तो उससे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, इधर 12 लाख रुपए, नहीं 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 नहीं, बेटर ऑप्शन है अपन उससे ही बाय करते हैं। समझ रहे हो, ये डिसीजन कब ले पाए, जब हमें दोनों के कॉस्टिंग के बारे में पता, ठीक है। अगर वो 2 करोड़ का यूज करके हम ज्यादा कमा पा रहे हैं दूसरी जगह पे, तो फिर हम बाय करेंगे, लेकिन अगर हमें पता है कि 2 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे लेकिन बहुत कॉस्ट बचेगा, जो मटेरियल 12 लाख में आ रहा है वो सिर्फ 4 लाख में आएगा, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि इतना बेनिफिट होने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली विल थिंक कि भाई प्रोडक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। यस दोस्तों, टाइप्स ऑफ कॉस्ट आज का लास्ट पार्ट है। थ्योरी सेशन हम नॉर्मली पूरा 1 आवर का नहीं रखेंगे, विल ट्राई, प्रैक्टिकल सेशन हो तो 1 आवर ठीक है, थ्योरी पूरा 1 आवर नहीं रखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखते हैं। भाई कुछ तो भी सोच रहा है ना भाई एकदम कंफ्यूज है, क्या सोच रहा है देखते हैं। डिमांड एस्टिमेशन, यस, डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड इन द फ्यूचर आर नो डाउट
टू मेन प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ बिजनेस मॉडल्स। देखो दोस्तों, डिमांड एस्टिमेशन करना, डिमांड फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट चीज है यार। प्रोडक्शन करने के लिए तो चलो भाई मैं एकदम लेबर लगाऊंगा 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट कर लिए, मैंने 1000 लेबर लगा लिए, बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया। लेने वाला है क्या कोई? आपका प्रोडक्ट कोई लेना चाहता है क्या? रिक्वायरमेंट है कितनी? और देखो आप प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हो वो भी मैटर करता है, बराबर ना। कुछ चीजें तो एकदम फैशन वाली चीजें होती है, फैशन में जब आती है ना, ट्रेंड में जब आती है ना, भाई हर किसी के पास वही चीज है, ठीक तो जब वो कोई चीज ट्रेंड में आती है ना, हर कोई वो खरीदना चाहता है। एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, सपोज कोई मूवी आया जैसे कि पुष्पा मूवी में एकदम एक्टर फेमस हो गया और उसने एक ब्रासलेट पहना था, ठीक है, हाथ में ब्रासलेट पहना था, एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, एकदम मन पे मत लेना। तो ब्रासलेट फेमस हो गया, क्यों? बिकॉज एक हिट मूवी एकदम सुपर हिट हो गई और वो एक्टर ने पहना था। नाउ द टाइम इज टू सेल दिस प्रोडक्ट, हम वो ब्रासलेट बेच सकते हैं। अरे लेकिन कितने दिन, ट्रेंड कितने दिन होता है भाई? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, खत्म। उसके बाद आउट ऑफ ट्रेंड अगर वो चीज हो गई तो वो प्रोडक्शन करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ, क्या फायदा? हमें ये समझना भी जरूरी है डिमांड कितना है और वो सोच के प्रोडक्शन करना है, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्शन करके रखा और बहुत सारा एकदम भाई वेयर हाउस गोडाउन भर के रखे हमने स्टॉक, भाई वो कोई चीज, कोई फायदे की चीज नहीं। एक बार वो मूवी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ट्रेंड निकल गया, वो ब्रासलेट आपने बना के रखा था होलसेल में, क्या फायदा उसका? समझ रहे हो? नहीं चलेगी वो चीज। सो हमें डिमांड एस्टिमेशन करना बहुत जरूरी है। मैनेजर को सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है कि डिमांड कितना रहेगा, हमारे प्रोडक्ट एग्जैक्टली कितने लोग लेंगे। तो एस्टिमेशन करना तो डिफिकल्ट है ही, लेकिन उससे भी डिफिकल्ट एक चीज है कॉस्ट फाइंड करना। बट देयर इज अनदर एरिया मोर कॉम्प्लेक्स, उससे भी कॉम्प्लेक्स चीज है, उससे भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करना, किसी भी चीज की कॉस्ट फाइंड करना, वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। यस, so if different types of cost are not properly understood, the managerial decisions are bound to be wrong and misleading। अगर हमें properly types of cost के बारे में पता ही नहीं है, अगर डिफरेंट कॉस्ट, मतलब हम कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मैं एक पेन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पेन में भाई प्लास्टिक भी लगेगा, मेटल लगेगा, इंक लगेगा, रबर लगेगा, जो भी चीजें लगेगी, अगर मुझे ये प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है, डिफरेंट टाइप की कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो मैं डिसीजन प्रॉपर ले नहीं सकता। तो अगर एज अ मैनेजर अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको पहले कॉस्ट के जो टाइप्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको पहले से बोलते आ रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बी अ बिजनेस माइंडेड पर्सन इफ यू वांट टू लर्न द बिजनेस। अगर आपको कोई भी बिजनेस का सब्जेक्ट समझना है, आप एजुकेशन में भी आए हो ना, कॉमर्स स्ट्रीम में आए हो, कॉमर्स स्ट्रीम से लेट के मतलब आपका कहीं ना कहीं बिजनेस की ओर आपकी सोच है, तो आपका माइंड भी वैसे डेवलप करो बिजनेसमैन जैसा, तो ये चीजें जल्दी समझेगी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट में कौन से है। फर्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसके बाद प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, देन डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, रियल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट, इंक्रीमेंटल एंड मार्जिनल कॉस्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, लास्ट में दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या क्या दिया है देखते हैं एक एक को चुन चुन के। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ। यस दोस्तों, हिस्टोरिकल नाम में हिस्ट्री, हिस्ट्री बोले तो पहले पास्ट ना, प्रीवियस, हमने ये कॉस्ट कभी तो भी इंकर किया होगा पास्ट में। हिस्टोरिकल कॉस्ट या संक कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्या क्या है देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ एसेट परचेस्ड इन द पास्ट एट देन प्रीवेलिंग प्राइस। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हमने पास्ट में जिस प्राइस पे कोई चीज परचेस की है ना, उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओके। उसे संक कॉस्ट भी बोला जाता है, ओके। दे कैन नॉट बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द बिजनेस विदाउट लॉस। दोस्तों, मान लो हमने कोई मशीनरी लिया था पास्ट में, 5 साल पहले मैंने मशीनरी परचेस किया है और 10 लाख रुपीज। कब लिया है? 5 years बिफोर। अब ये कॉस्ट कब इनकर किया था? पास्ट में, हिस्ट्री में, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बन चुका है, ठीक। ये कॉस्ट आज के लिए, मतलब आज अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो वो काम की नहीं है वो कॉस्ट। एग्जांपल देता हूँ मेरे क्लास का, ठीक है। अभी हम फैक्ट्री से क्लास में आते हैं,
अभी क्लासेस में फॉर एग्जांपल मैंने 2 लाख रुपए का सेटअप किया है, ठीक है, बेंचेस वगैरह सेटअप किए हैं। बेंचेस की कॉस्ट मैंने इनकर की 5 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, वॉट एवर। सो टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 5 इयर्स ओनली, तो 5 साल पहले मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए के बेंचेस बनवाए, ये कॉस्ट मैं ऑलरेडी इनकर कर चुका हूं। आज अगर कोई एडमिशन आता है, आज अगर कोई स्टूडेंट मुझे एडमिशन के लिए पूछता है, तो वो डिसीजन लेते टाइम, उसको फीस बताते टाइम मैं बेंचेस के बारे में सोचूंगा क्या? अरे सर वो तो पास्ट वाली कॉस्ट है, 5 साल पहले की कॉस्ट है, आज के लिए डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट नहीं है, समझ रहे हो? अगर फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग चार्जिंग फीस ऑफ 10,000 में फीस चार्ज कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट आया कि सर मैं 10,000 नहीं दे सकता, 8,000 दे सकता हूँ, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? नाउ आई हैव टू टेक द डिसीजन, यस बोलना है या नहीं बोलना है। तो ये यस और नो डिसीजन लेते टाइम क्या मुझे वो बेंचेस के कॉस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा? नहीं, बिकॉज इट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसलिए इसको संक कॉस्ट भी बोला जाता है। संक कॉस्ट इज इकोनॉमिक टर्म फॉर अ सम पेड इन द पास्ट। SUM, सम मतलब अमाउंट, जो अमाउंट हम पास्ट में पेड कर चुके हैं, which should no longer be relevant, जो आज के डेट में रिलेवेंट नहीं है, हम ये पास्ट में दे चुके हैं, hence these costs are irrelevant in decision making with the perspective of time। तो आज के डेट में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको ये वाली आज की कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेगी, प्रीवियस वाली नहीं। ओके, लेट्स आई एम गिविंग द एग्जांपल, आई एम कंटिन्यूइंग द सेम विद द सेम एग्जांपल। अभी वो एडमिशन जो आया 10,000 की जगह वो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, मैं आपको 8,000 पे कर सकता हूँ। फिर मैं सोचूंगा यार इसको नोट्स देनी पड़ेगी, बराबर ना? एडमिशन अगर कोई ले रहा है तो उसको नोट्स देनी पड़ेगी। अभी नोट्स का जो खर्चा आ रहा है, क्या मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा? यस सर, डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आज होने वाला है ना। वो स्टूडेंट अगर एडमिशन लेगा तो वो खर्चा होने वाला है, तो उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है डिसीजन में। तो when old assets wear out, old assets wear out मतलब ऑलरेडी पुराने हो चुके हैं, उसकी लाइफ कम हो चुकी है, it has to be replaced by new one, तो उसको कभी ना कभी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। कोई भी एसेट हो उसको रिप्लेसमेंट तो होता ही है, किसी की लाइफ ज्यादा होगी, एक साल, 2 साल, 10 साल होगी, लेकिन रिप्लेसमेंट तो है ही। However, replacement of asset has to be done at current price, लेकिन अगर आप वो एसेट रिप्लेस करना चाहो तो आपको करंट प्राइस पे पैसा देना पड़ेगा, which may be different from the price at which asset was originally purchased in the past। So आपने एसेट पास्ट में कितने मिली थी वो मैटर नहीं करता, अगर आप वो एसेट आज रिप्लेस करना चाहते हो तो आज की प्राइस आपको देनी पड़ेगी। ओके, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? हिस्टोरिकल कॉस्ट तो समझ गए ना, जो हिस्ट्री में दिया था। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज डिफाइंड एज कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर रिप्लेसिंग द सेम एसेट एट करंट प्राइस। सो जो ओल्ड एसेट्स आपके पास है, अगर वो आज आप रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस करने के लिए करंट प्राइस, आज के डेट में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल देखो, सपोज द बुक कॉस्ट ऑफ मशीन, बुक कॉस्ट मतलब जितने में मैंने लिया था तब की बात है ये, मशीन की कॉस्ट कितनी है? 1,000। द प्राइस एट विच मशीन वाज परचेस इन द पास्ट से 3 इयर्स, 3 साल पहले मैंने वो मशीन लिया था 1,000 में, तो ये कॉस्ट हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट। However, if the current market price of the machine is 1,100, मतलब आज मैं सोच रहा हूँ कि वो मशीन आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, बहुत दिन हो गए, वाट लग गई उसकी, चलो उसको स्क्रैप करते हैं, नया वाला मशीन लाते हैं, तो आज के डेट में पैसा देना पड़ेगा 1,100 रुपया। सो इफ द मशीन इज टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, फर्म हैज टू पे 1,100, तो इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो हर चीज की एक स्पेसिफिक लाइफ होती है, उसके बाद वो पुरानी हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, उससे आउटपुट नहीं निकलता। ठीक है सर, अगर एसेट पुरानी हो गई मतलब खत्म हो गई? नहीं नहीं दोस्तों, एसेट खत्म नहीं होती। अगर मेरे पास कोई बाइक है, 2 व्हीलर है, उसको 50 साल हो गए तो भी वो रहेगी ना, मतलब गायब थोड़ी हो जाएंगे ना, ऐसे ऑटोमेटिक 50 साल हो गए, पुरानी हो गई, गायब हो गई, ऐसा तो नहीं होने वाला। वो है, लेकिन वो यूजेबल कंडीशन में नहीं है, समझ रहे हो? वो जैसे इफिशियंसी से चलती थी, जो एवरेज दे रही थी, जो मतलब एकदम बटन दबाया गाड़ी स्टार्ट हो रहा था, वैसा सिचुएशन आज के डेट में नहीं रहा, वो कंडीशन बैड हो चुकी है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है।
रिप्लेसमेंट करने के लिए आज के डेट में जितना पैसा आपको देना पड़ेगा उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यस, और एक कंसेप्ट देख के टाटा बाय बाय होगा। लेट्स सी, ध्यान दो, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या, देखो, इट इज अ प्रोड्यूसर्स और सप्लायर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस। अगर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना है तो उसके लिए जो खर्चा आ रहा है ना, जो कॉस्ट आ रहा है, उसे हम बोलेंगे प्राइवेट कॉस्ट। ओके, जैसे कि इट इंक्लूड्स, इसमें क्या आता है देखो, इंटरनल कॉस्ट इनकर्ड, जो इंटरनल कॉस्ट होता है इनपुट के लिए, जैसे कि अभी रॉ मटेरियल लिया तो उसका खर्चा होगा प्रोड्यूसर को, साथ में लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा, रेंट वगैरह पे करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, इसे बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट borne by individual or firm directly involved in a transaction। borne करना मतलब बियर, ये जो वर्ड है ना, BORNE, borne है, एक्चुअली borne है नहीं, borne है। सो प्राइवेट कॉस्ट इज कॉस्ट borne by individual, मतलब इट इज बियर बाय मतलब ये देना पड़ता है, किसी इंडिविजुअल को पे करना पड़ता है, उसे बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है सर, ये सोशल कॉस्ट क्या है फिर? तो सोशल कॉस्ट का मतलब देखो, सोशल कॉस्ट ऑफ अ फर्म आर दोज दैट द सोसाइटी इन जनरल टू बियर बिकॉज ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज। आई एम रिपीटिंग दिस, सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है देखो, सोशल कॉस्ट ऑफ फर्म आर दोज दैट द सोसाइटी इन जनरल टू बियर बिकॉज ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज। फर्म ने जो एक्टिविटी की उसके वजह से सोसाइटी को जो खर्चा, जो सोसाइटी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो चीज सहन करनी पड़ रही है, उसे हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट। तो सोसाइटी का क्या संबंध, इसमें क्या लेना देना सोसाइटी का? अरे देखो भाई, देखो, पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। अभी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, अभी मेरी इंडस्ट्री है, ठीक है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, भाई आप देख रहे हो, बड़ा पीछे ऑफिस भी अपना जोरदार कामकाज है, लेकिन हॉबी है टीचिंग की, इसलिए आपके सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं सिखाने के लिए। तो बात हम कर रहे थे इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री है मेरी, यहाँ पे मैं मान लो टायर प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, रबर वगैरह रॉ मटेरियल जो भी आता होगा उसको फिर मेल्ट करना होगा, ऐसे बड़ी प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ ना, मेरी इंडस्ट्री है, ठीक है। सो उस पर प्रोसेस करके टायर बनवाना, ये मेरा काम है। उससे कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता होगा क्या? तो सवाल ही नहीं, वेस्ट प्रोड्यूस भी होता होगा ना, वो बहुत बदबू भी डेंजर आती होगी सर। वो जो टायर या रबर जब जलता है ना, अरे 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 क्या बताए सर आपको, बहुत पोल्यूशन हो जाता है, वो एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो अब मैंने वो प्रोडक्शन किया, उसकी वजह से कुछ वेस्ट मटेरियल निकला, वो भी मतलब कहीं ना कहीं तो स्क्रैप में डालूंगा ना मैं, ठीक है, आली आली घंटा गाड़ी, जहां पे भी जाएगा वो कचरा हम कहीं ना कहीं डिकम्पोज करेंगे। बट द थिंग इज, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्रिएट हुआ, साथ ही साथ अभी जो धुआं, जैसे मैंने आपको बोला कि मेल्ट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से धुआं क्रिएट होगा, पोल्यूशन, तो वो ऊपर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर उसको पाइप हमने सब फैसिलिटी की हुई है इंडस्ट्री में, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में ही छोड़ना है। इन्वायरमेंट किसी ऑप्शन थोड़ी है, ऐसा नहीं कि मतलब वहां पे बाजू में घर है नहीं है, डजंट मैटर, बट इन्वायरमेंट में ही जाएगा। तो ये जो सोसाइटी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, किस वजह से? बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट। ओके, तो वो टायर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा, रबर लगा, लेबर लगा, ये मेरा खर्चा है, ये प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन मैंने प्रोडक्शन किया, उसकी वजह से सोसाइटी को जो उठाना पड़ा नुकसान, जो पोल्यूशन उठाना पड़ा, या फिर मैंने वेस्ट क्रिएट किया, ये हो गया सोशल कॉस्ट। ओके, सोशल कॉस्ट दो टाइप होते हैं, सोशल कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट ऑफ फर्म और सोशल कॉस्ट बाय द सोसाइटी। सो ये अवेयरनेस आज के डेट में बहुत बढ़ चुकी है। तो देखो ये रेड वाला पार्ट, द इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ सोशल कॉस्ट in the corporate section has given rise to the concept of corporate social responsibility, that is CSR। मतलब पहले ऐसे थे ना, बिजनेस वाले एकदम केयरलेस थे। वंस अपॉन अ टाइम ऐसा होता था, बिजनेस वालों को सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरा प्रोडक्शन करूंगा बस, सोसाइटी का कुछ भी हो जाए। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं रहा। सो बहुत सारे बिजनेस एकदम सोशल हो चुके हैं, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे कि रिलीफ का एग्जांपल अगर देखो, कोई नेचुरल डिजास्टर आया, सपोज अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हेल्प करने के लिए डेफिनेटली बहुत सारे कंपनीज आगे आते हैं। अगर बात करें कोरोना जैसे पेंडेमिक सिचुएशन की, जो पूरी दुनिया ने फेस किया, इंडिया में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ऐसे टाइम पे टाटा कंपनी ने आगे आके इनिशिएटिव लिया और 2500 करोड़ रुपए का डोनेशन किया। ये क्या था?
सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो बिजनेस ने सोचा, अभी देखो कंपल्सन तो नहीं कर सकता उनको कोई, तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली नॉट यार, पैसा कंपनी ने कमाया वो खुद ओनर है, बट उनको फील हुआ, उनको लगा कि भाई सोसाइटी के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उन्होंने 2500 करोड़ रुपए डोनेट किया। समझ रहे हो, तो ये क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज के डेट में बिजनेस में ये भी लोग बहुत करने लगे, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा, कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई हेल्थ फैसिलिटी दे रहा है, कोई आपको फ्री में वैक्सीन दे रहा है, तो ये सब चीजें सोशल कॉस्ट का पार्ट हो गया। ठीक है, सो प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो प्रोड्यूसर ने जो कॉस्ट बियर किया, जो पे किया, वो प्राइवेट कॉस्ट, और जो सोसाइटी को नुकसान हुआ उसकी वजह से, बिजनेस के वजह से, बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से, ये है सोशल कॉस्ट। ओके, सो दोस्तों ये था, मैंने जैसे आपको बताया 1 आवर का पूरा सेशन नहीं रखेंगे, सो इट वाज जस्ट 45 मिनट सेशन। सो आज हमने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखे, बाकी के टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, और जो आज का पार्ट हुआ है वो भी रिकैप हम देखेंगे। यस दोस्तों, सो नेक्स्ट सेशन पहले मिनट से देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में 2-3 मिनट्स का रिकैप रहेगा, जिसमें मैं आपको याद दिलाऊंगा 5 लेक्चर के बारे में, और फिर हम आगे जाएंगे। सो जानने के लिए, पढ़ने के लिए देखते रहिए के कैसी है, और सब्सक्राइब करना ना भूलो यार, क्या तुम भूल जाते हो। बाय बाय।